अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे लीज एग्रीमेंट के ऊपर और इसमें हमने टाइप्स ऑफ लीजेस को पे बात की और हम अकाउंटिंग एंड लीजेस के ऊपर बात कर रहे हैं। वहीं से जो है हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। तो हमने ये कैपिटल लीज को हमने डिस्कस किया कि इसकी ये 4 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। देन लेट्स टॉक अबाउट टैक्सेस, द आईआरआरस एंड द लीजेस के लीजेस का और टैक्सेस का आपस में रिलेशनशिप जो है वो क्या है, और इस रिलेशनशिप के लिए जो है वो टैक्सेस के साथ जो है एक आईआरएस डिपार्टमेंट है जो यूरोप में यूके में आईआरएस उसको कहा जाता है, या इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज काइंड ऑफ इस डिपार्टमेंट का नेम है। सो द ओपिनियन ऑफ द आईआरएस विल रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग गाइडलाइन। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जब भी अब कंपनीज लीज एग्रीमेंट करती हैं तो वो आईआरएस से जो है वो अपनी ओपिनियन लेती हैं कि जी हमारे पास ये हम लीज एग्रीमेंट करने लगे हैं, हमें ये ओपिनियन दें कि ये ऑपरेटिंग लीज के तौर पे कंसीडर होगा या कैपिटल लीज के तौर पे कंसीडर होगा। तो आईआरएस की ओपिनियन जो है इन चीज़ों को शो करती है। द टर्म ऑफ द लीज must be less than 30 years. If the term is greater than 30 years, the transaction will be regarded as a conditional sale. तो कैपिटल आईआरएस के मुताबिक आपकी जो लीज टर्म है वो 30 ईयर से कम होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा आपका एसेट है कि उसकी लाइफ जो लीज एग्रीमेंट है वो लाइफ उसकी काफ़ी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है और आपने बिल्डिंग को जो है वो लीज पे ले लिया है, और अगर उसकी लाइफ 30 ईयर से ज़्यादा है लीज टर्म जो है, तो उसको कंडीशनल सेल के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। मींस आप कैपिटल लीज के तौर पे उसको ट्रीट करेंगे। द लीज शुड नॉट हैव एन ऑप्शन टू एक्वायर द एसेट एट अ प्राइस बिलो इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। दिस टाइप ऑफ बार्गेन ऑप्शन would give the lessee the asset's residual scrap value, implying an equity interest. लीज एग्रीमेंट ऑपरेटिंग लीज उस वक्त होगी अगर आपका लीज एग्रीमेंट लेसी को ये ऑप्शन नहीं देता कि वो मार्केट प्राइस से कम वैल्यू पे परचेज कर लेगा एसेट को। क्योंकि अगर जो है वो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि जो लेसी है वो कम प्राइस पे, सिग्निफिकेंटली कम प्राइस पे परचेज कर सकता है, तो ये इक्विटी इंटरेस्ट शो होगा और इसको आप कैपिटल लीज के तौर पे कंसीडर करेंगे। द लीज शुड नॉट हैव अ स्केड्यूल ऑफ पेमेंट दैट इज वेरी हाई एट द स्टार्ट ऑफ द लीज टर्म एंड देयर आफ्टर वेरी लो। आपका लीज एग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टार्टिंग पे लीज पेमेंट्स बहुत ज़्यादा हों और बाद में लीज पेमेंट्स बहुत कम हो जाएं, बिकॉज द अर्ली बलून पेमेंट्स would be evidence that the lease was being used to avoid taxes and not for a legitimate business use. क्योंकि ये बलून पेमेंट्स कंसीडर की जाएंगी और ये चीज को शो करेंगे कि आप टैक्सेस अवॉइड करने के लिए जो है ना इसको ले रहे हैं लीज एग्रीमेंट को, आप उसके बिजनेस यूज के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए जो है वो लीज एग्रीमेंट को नहीं ले रहे। फोर्थ वन इज द लीज पेमेंट मस्ट प्रोवाइड द लेसर with a fair market rate of return. The profit potential of the lease to the lessor should be apart from the deal's tax benefit. ये लीज एग्रीमेंट या लीज पेमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें लेसर को फेयर मार्केट रिटर्न मिलना चाहिए। अगर लेसर को फेयर मार्केट रिटर्न नहीं मिल रहा तो आपको ये लगे फील होगा कि ये टैक्सेस अवॉइड करने के लिए किया जा रहा है। द लीज शुड नॉट लिमिट द lessee's right to issue debt or pay dividend while the lease is operative. लीज एग्रीमेंट के दौरान में कोई ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि आप लेसी के राइट के उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, या आप डेट नहीं इशू कर सकेंगे या आप डिविडेंड्स पे नहीं कर सकेंगे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। देन रिन्यूअल ऑप्शन मस्ट बी रीजनेबल एंड रिफ्लेक्ट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। अगर आपने जो है वो रिन्यूअल ऑप्शन रखी हुई है तो रिन्यूअल ऑप्शन की जो वैल्यू होगी वो फेयर होनी चाहिए, मार्केट वैल्यू के मुताबिक होनी चाहिए, बहुत कम नहीं होनी चाहिए। दिस रिक्वायरमेंट कैन बी मेट। ये काइंडली अपने माइक जरा ऑफ रखिएगा, अगर आपने कोई बात करनी होगी उसके बाद ऑन कर लीजिएगा इसको। दिस रिक्वायरमेंट कैन बी मेट बाय ग्रांटिंग द लेसी द फर्स्ट ऑप्शन टू मीट अ कंपीटिंग आउटसाइड ऑफर। तो आप ये कर सकते हैं कि लेसी को आप ये राइट दे दें कि जी हमें
हम बाहर जितनी प्राइस पे इसको रेंट लीज कर सकेंगे आफ्टर एक्सपायरी, आप वहां पे compete करके उस प्राइस पे ले सकते हैं. So the reason the IRS is concerned about lease contract is that many times they appear to be set up solely to avoid taxes. IRS ने ये सारे arrangements क्यों किए हुए हैं कि बहुत दफ़ा आपको ये फील होता है कि कंपनी ने जो लीज एग्रीमेंट किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस कम पे करने के लिए किया हुआ है या टैक्स बेनिफिट्स लेने के लिए किया हुआ है अर्ली और लेजिटिमेट बिजनेस यूज के लिए जो है वो नहीं किया हुआ. तो इन कंडीशंस के मुताबिक जब आप ये देखेंगे कि जी क्या हम इसकी पेमेंट को टैक्सेस रिबेट के तौर पे ले सकते हैं, आपको आईआरएस का ओपिनियन लेना पड़ता है. पाकिस्तान में अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान में आप एफबीआर से ओपिनियन ले सकते हैं कि जी ये हम लीज एग्रीमेंट करने चाह रहे हैं, तो क्या इसकी जो लीज पेमेंट्स होंगी ये टैक्स डिडक्टेबल होंगी या नहीं होंगी. तो इसी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे भी जो है अप्लाई होंगे. So now let's talk about reasons for leasing के कंपनीज लीजिंग क्यों करेंगी और उसके पीछे बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं. तो यहाँ पे जो रीजंस हैं हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 रीजंस हैं और इसको हमने दो डिफरेंट कैटेगरीज में जो है उसको डिवाइड किया है विद रिस्पेक्ट टू इंटेंशन ऑफ द फर्म्स और विद रिस्पेक्ट टू accounting experts, good reasons for leasing and bad reasons for leasing. The good reasons for leasing are taxes may be reduced by leasing. कि जब आप लीजिंग करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के टैक्सेस कम हो जाते हैं क्योंकि सपोज आपने एक एसेट को परचेज कर लिया तो उसकी लीज पेमेंट्स नहीं जा रही होती, आपकी इनकम ज़्यादा शो होती है. और जब आप एसेट को लीज करते हैं तो वहाँ पे लीज पेमेंट जा रही होती है और वो टैक्स डिडक्टेबल होती है, तो उस वजह से जो है वो आपका टैक्स की अमाउंट कम हो जाती है. सेकेंड वन, द लीज कॉन्ट्रैक्ट में रिड्यूस सर्टन टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी. कि जब आप किसी एसेट को परचेज करते हैं तो डेफिनेटली जब हम परचेज करते हैं तो आपको ये पता होगा कि हम उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं. डेप्रिसिएशन की वैल्यू के लिए ज़रूरी होता है कि हमें उसकी स्क्रैप वैल्यू का पता हो. स्क्रैप वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो डेफिनेट नहीं होती, वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ट्रू वैल्यू नहीं होती. आपकी स्क्रैप वैल्यू एंड पे जाके जब एक्चुअली वो वैल्यू बनती है या तो कम होती है ज़्यादा होती है. तो ये अनसर्टेनिटी रहती है बिजनेस को जब वो परचेज करता है. जबकि जब आप लीज करते हैं तो चूंकि उसमें आपकी ओनरशिप नहीं है, वो लेसर की ओनरशिप होती है, तो वहाँ पे जो स्क्रैप वैल्यू की जो अनसर्टेनिटी होती है वो चली जाती है आपके लेसर के पास. वो बिजनेस को वो कोई अनसर्टेनिटी जो है वो नहीं रहती. द थर्ड वन इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैन बी हायर फॉर बाइंग एन एसेट एंड फाइनेंसिंग इट विद डेट और इक्विटी देन फॉर लीजिंग द एसेट. अगर हम किसी एसेट को बाय करते हैं तो हमने पहले उस एसेट को परचेज करना है, फिर उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, फिर हमें उसके लिए फंडिंग चाहिए, उसके लिए या तो डेट इशू करना पड़ेगा या इक्विटी इशू करनी पड़ेगी और वहां पे भी आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी. जबकि अगर आपने किसी एसेट को लीज करना है तो वहां पे सिर्फ लीजिंग की कॉस्ट आएगी. तो मोस्टली जो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है फॉर बाइंग द एसेट, ट्रांसफरिंग द ओनरशिप एंड इशूइंग द डेट एंड इक्विटी, उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा आती है. जबकि लीजिंग की जो होती है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम होती है क्योंकि वो सिर्फ एक एग्रीमेंट करना होता है आपको. क्योंकि बाय करते हैं तो ओनरशिप भी ट्रांसफर होगी, डेट इशू होगा उसकी कॉस्ट आएगी, अगर इक्विटी इशू होगी तो उसकी कॉस्ट आएगी. तो मोस्टली ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ बाइंग इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ लीजिंग दैट. देन बैड रीजंस, लीजिंग एंड अकाउंटिंग इनकम. जैसे हम फाइनेंस के लोग हैं, हमें पता है कि हमारे पास अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिसकी आप उसको डिफरेंट वेज को यूज़ करके अपनी इनकम स्टेटमेंट को, अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्गर शो कर सकते हैं. यही यहाँ पे जो है बैड रीजन ऑफ लीजिंग भी है कि समटाइम बहुत सारी कंपनी जो है अपनी जस्ट बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग शो करने के लिए लीजिंग कर रही होती हैं और वो या अकाउंटिंग इनकम को जो है वो मैनिपुलेट करने के लिए जो है ज़्यादा इनकम शो करने के लिए या कम इनकम शो करने के लिए वो यूज़ कर रही होती हैं ताकि वो टैक्स बेनिफिट्स वगैरह ले सकें या समटाइम्स ज़्यादा इनकम शो करें. तो ये डिफरेंट लाइक जो आप अकाउंटिंग मैनिपुलेशन करते हैं
जिसमें आप अपनी ट्रू पोजीशन को जो है वो हाइड करते हैं और आप एक मिस स्टेट करते हैं अपनी पोजीशन को, दैट इज द बैड रीजन फॉर लीजिंग। एंड 100% फाइनेंसिंग। और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जी लीजिंग ना आपको 100% फाइनेंसिंग दे देती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई एसेट परचेज करना है और उसके लिए लाइक सपोज हम जो है हमने ट्रक परचेज करना है 1 लाख का, तो उसके लिए हम शायद कुछ डेट इशू करें, शायद कुछ इक्विटी इशू कर लें, तो कुछ ना कुछ तो अपने पास से पैसा लगा लें। अगर लीज करते हैं तो लीज के लिए 1 लाख का 1 लाख ही आपने ले लिया, आपने 1 रुपया भी अपना नहीं लगाया, तो 100% आउटसाइड फाइनेंसिंग ले ली। दैट इज आल्सो अ बैड रीजन फॉर लीजिंग। तो ये हमारे पास 5 रीजन थी लीजिंग की, जिसमें से हमने कहा कुछ गुड रीजन है, कुछ बैड रीजन को मैं कैटेगराइज किया। जी थैंक यू, मैं आपका एक्सेप्ट करता हूँ। बस ये इट इज द लास्ट स्लाइड। सो द लास्ट पार्ट इज सम अनआंसर्ड क्वेश्चंस। कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे हैं लीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टिल अनआंसर्ड हैं, जिनका अभी तक एज ऐसा कोई आंसर जो है वो नहीं है। इसके ऊपर रिसर्च डिफरेंट हो रही है। लाइक फर्स्ट वन इज व्हाई आर लीजेस ऑफर्ड बाय बोथ मैन्युफैक्चरर्स एंड थर्ड पार्टी लेसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो लीज एग्रीमेंट है वो मैन्युफैक्चरर भी ऑफर करता है और थर्ड पार्टी भी ऑफर करती है, ऐसा क्यों है? दोनों जो है वो लीज एग्रीमेंट क्यों आपको ऑफर कर देते हैं? सो द ऑफसेटिंग फैक्ट्स ऑफ टैक्सेस कैन एक्सप्लेन why both manufacturers, for example computer firms and third party lessors offer leases। तो इसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं लेसर्स को जो है, तो इस वजह